दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बुद्धि जो हम लोग का टॉपिक था उसको पढ़ा और वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, अगर आप लोगों ने वो नोट्स अच्छे से देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में दिया गया यह कथन किसका है? पहला पिंटर, दूसरा वुडवर्थ, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा कॉल्विन। तो हम लोगों ने जब इसका क्लास किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन हमें थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, आप लोग जो मेरा नोट्स है उसमें देखना आप लोग, मैंने ये जितना भी परिभाषा जो प्रतिपादन किया है तो उसमें ये क्वेश्चन दिया होगा, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। यह कथन जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। ठीक है, समायोजन मतलब होता है एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जब बुद्धि जो टॉपिक था वो पढ़ा था तो उसमें ये तीनों चीज़ बताया था मैंने आपको कि बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता होती है यानी बुद्धि के जरिए हम कुछ सीख सकते हैं, बुद्धि अमूर्त अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है यानी बुद्धि के द्वारा हम इमेजिनेशन करके जो है बिना देखे इमेजिनेशन करके हम उसका मानसिक छवि बना सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा ये क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह कथन किसका है यानी ये किसका कथन है? इसके ऑप्शन है वेसलर, हैवर एवं फ्राइड, थर्स्टन, टर्मन। तो इसका जो ये जो कथन है ये हमें किसने दिया था? तो ये जो कथन था ये वेसलर का था। किसका था? वेसलर। ठीक है, वेसलर ने कहा था कि बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने तथा तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। तो ये कथन हमें किसने दिया था? तो ये कथन दिया था वेसलर ने। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं? पहला है वंशानुगत कारक, दूसरा है वातावरणीय कारक, तीसरा है वंशानुगत एवं वातावरणीय कारक, दोनों कारक होंगे। ठीक है, या फिर चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो है बुद्धि को वंशानुगत यानी हेरिडिटी भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये तो होगा ही। फिर वातावरणीय कारक यानी हम लोग के आसपास जो भी है माहौल है वो भी हमारे बुद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर दोनों होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा तीसरा, वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक होते हैं जो कि बुद्धि को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पांचवा क्वेश्चन पे।
हाँ, 5वां क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? तो इसके ऑप्शन हैं थॉर्नडाइक ने, रायबर्न ने, कॉल्विन ने या थॉमसन ने। तो देखिए ये जो हम लोग जब हम लोग इसका परिभाषा देख रहे थे, कथन देख रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था उस टाइम कि यदि यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा कॉल्विन ने दी थी। किसने दी थी? कॉल्विन। तो इसका सही जो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगा? कॉल्विन, तीसरा नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? पहला, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। दूसरा है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। तीसरा, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। और चौथा, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो बुद्धि चैप्टर में पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बुद्धि जो है कार्य करने में मदद करती है, यानी बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है। ठीक है, दूसरा, बुद्धि से हमें ज्ञान अर्जन करने की क्षमता मिलती है, यानी ये दूसरा भी होगा। ठीक है, तीसरा, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। तो ये तीसरा भी हम लोगों ने पढ़ा था बुद्धि चैप्टर के अंदर में। ये चौथा देखते हैं, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। तो देखिए ये जो ऑप्शन है ये हमारा बुद्धि का परिभाषा नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर। ठीक है, ये तीनों जो है हम लोगों ने बुद्धि चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि होती है, यानी बुद्धि से हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बुद्धि ज्ञान अर्जन करने के लिए जो है बुद्धि हम लोगों को मदद करती है। या फिर इसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। तो ये तीनों जो है हम लोगों ने पढ़ा था। तो बुद्धि का परिभाषा कौन सा नहीं होगा? ये चौथा वाला नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पूरा घटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है। ठीक है, वह है स्पीयरमन का जी कारक। ठीक है, स्टर्नबर्न का बुद्धि क्षमता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सामवेद सिद्धांत, थर्स्टन का की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये किसके अंतर्गत आता है? जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पूरा घटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि इसमें शामिल होता है। तो वो हम लोगों का आता है स्टर्नबर्ग। कौन सा? ये स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ठीक है, ये दोनों पूरा घटक और सृजनात्मक बुद्धि इसी के अंतर्गत आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? ठीक है, तो ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक
विकास के सिद्धांत से, कोहबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। ठीक है, तो एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्य कार्यों का उपयोग करती है, तो वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। ठीक है, तो ये वाला जो इसका उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। यानी जो शिक्षिका है वो माने तरह तरह का जो है उसमें बुद्धि है यानी शैली है उसमें, तो वह वैविध्य उसको संतुष्ट करने के लिए वैविध्य पूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वो जो है गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत से प्रभावित है। अब देखिए, अब बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया था? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया? ठीक है, तो बीने ने, टर्मन ने, गार्डनर ने, किम्बल यंग ने। तो देखिए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत सबसे पहले बीने ने दिया था। ठीक है, तो बीने साहब ने सबसे पहले बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। तो इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अब देखिए अब हम लोग 10वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? द्विकारक सिद्धांत से, समूहकारक सिद्धांत से, पदानुक्रमिक सिद्धांत से, बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो देखिए, हम लोग जब हम लोगों ने नोट्स पढ़ा था उस समय हम लोगों ने बहुबुद्धि सिद्धांत में तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे में पढ़ा था। जो बहुबुद्धि सिद्धांत जो कि टोटल हम हावर्ड गार्डनर ने 8 दिया था, उसमें बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बोला था। तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे में बोला था कि इनमें जो है तार्किक योग्यता बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है? ठीक है, पहला है स्थानिक बुद्धि, दूसरा है भाषाई बुद्धि, तीसरा है शारीरिक गतिक बुद्धि और चौथा है सांगीतिक बुद्धि। ठीक है, तो जब हम लोगों ने ये पढ़ा था, क्या बोलते हैं, हावर्ड गार्डनर, उसमें तो ये दिया हुआ था कि भाषाई बुद्धि में जो है भाषा और अपने शब्दों का अधिक ज्ञान होता है। जिस बुद्धि में भाषा और शब्दों का अधिक ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? भाषाई बुद्धि कहलाता है। ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बुद्धि हमें शरीर में गति प्रदान करती है वो क्या कहलाती है? शारीरिक गतिक बुद्धि होता है। ठीक है, और हम लोगों ने सांगीतिक बुद्धि में पढ़ा था कि जिन्हें संगीत का जो है संगीत का बहुत ज्ञान होता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? सांगीतिक बुद्धि के द्वारा। लेकिन हम लोगों ने जब स्थानिक बुद्धि पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे बुद्धि वाले लोग अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बना लेते हैं। तो जो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान बुद्धि का प्रयोग होता है तो वो बुद्धि कौन सी होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे बुद्धि में अमूर्त तथ्यों के आधार पे मानसिक छवि ही बनाते हैं, जिसके जरिए जो है अंतरिक्ष यात्रा में बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। यह कथन निम्न में से किसका है? पहला हावर्ड गार्डनर, दूसरा मास्लो, तीसरा अरस्तु, चौथा अस्टनबर्ग। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुबुद्धि सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था हावर्ड गार्डनर ने। इसमें इन्होंने कहा था कि हमारे पास कई तरह की बुद्धियाँ होती है,
जो कि एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, यानी ये कथन किसका था, हावर्ड गार्डनर का। ठीक है, हावर्ड गार्डनर का ये कथन था। ये कथन किसका था, हावर्ड गार्डनर का। तो इसका ऑप्शन मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला नंबर। ठीक है, हावर्ड गार्डनर, ये वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 13 नंबर। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। एक कारक सिद्धांत टर्मन, ठीक है, एक कारक सिद्धांत टर्मन, तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, ठीक है, चौथा समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन। इसमें जो है कहा गया है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, एक कारक सिद्धांत। ठीक है, तो एक कारक सिद्धांत जो है, एक कारक सिद्धांत ये बिने साहब ने दिया था, लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया था, टर्मन ने और स्टर्न ने इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा है तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो है किसने दिया था, तो ये तरल और ठोस सिद्धांत किसने दिया था, तो ये थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। ठीक है, तरल एवं ठोस सिद्धांत, जो ठोस ये है, ये सिद्धांत जो है किसने दिया था, ये थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विकारक सिद्धांत, तो द्विकारक सिद्धांत जो है चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अगले, ये समूह कारक सिद्धांत। देखिए, समूह कारक सिद्धांत स्टर्न। ठीक है, तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, थर्स्टन ने। तो इसमें से कौन सा ये जो है सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा थॉर्नडाइक, यानी तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ठीक है, कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा है, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता होती है और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता होती है। तो जब हम लोगों ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सभी प्रकार की मानसिक कार्यों के लिए दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यही जो ऑप्शन है, जो चौथा ऑप्शन है, वो हम लोगों का सही उत्तर होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये जो सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था, तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक
थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? ठीक है, तो सिद्धांत देखते हैं हम लोग। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है। ठीक है, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में जो के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे, तो उनके अनुरूप कौन सा कथन था, तो ये हम लोग देखेंगे। तो बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो सारा सिद्धांत है, ये क्या है? ये जो है, इसमें सिद्धांत पूछा गया है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। ठीक है, तो ये जो सारा चीज़ है, ठीक, ये जो है, ये इसमें से कौन सा चीज, ये जो है कथन सिद्धांत इसके अनुरूप है। तो देखिए, उन्होंने कहा था बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ठीक है, बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यता निहित रहती है, जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। हम लोगों ने जब बहुकारक सिद्धांत पढ़ा था, जिसके मुख्य समर्थक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि की कोई चीज नहीं होती है, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यता निहित रहती है, जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। तो ये सिद्धांत जो है किसके अनुरूप आता है? इसके थॉर्नडाइक के। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? पहला। अब आते हैं हम लोग 16वां क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध है? ठीक है, यह शोधाधारित नहीं है। ठीक है, यह भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण है? बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। ठीक है, तो देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत में ये नहीं बोला गया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी प्रतिभाशाली जो है विद्यार्थी, उनका वो जो है एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता जो है प्रदर्शित मतलब करते हैं, वो हर एक क्षेत्र में अच्छे रहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, उत्तर जो होगा, ये कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है, सिवाय संवेदनात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय, जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है।
तो देखिए ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो हमें ये बताता है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, लेकिन बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत ये नहीं आता है कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो ये जो है बहुबुद्धि सिद्धांत के मतलब निहितार्थ देता है, ठीक है, लेकिन यह निहितार्थ नहीं देता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है शैक्षिक मार्गदर्शन, दूसरा है बुद्धि परीक्षण के परिमाण के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, तीसरा है अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, चौथा है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो देखिए ये जो है बुद्धि परीक्षण का जो अभी यूज हो रहा है, मतलब शिक्षा जगत में यूज हो रहा है, तो बुद्धि परीक्षण का उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो देखिए शैक्षिक मार्गदर्शन जो है मतलब ये सही है एक तरफ से, और इसमें जो है बुद्धि सेकंड वाले बुद्धि परीक्षण के परिमाण के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो जितने सारे ऑप्शन हैं, अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना ये सही है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। तो ये आंसर जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 19वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? तो हम लोगों ने पढ़ा है IQ इक्वल टू होता है मेंटल एज, ठीक है, यानी मानसिक आयु बाई रियल एज, मतलब जो वास्तविक आयु है गुने 100, ठीक है, 100। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 16 वर्षीय बच्चा, यानी रियल एज दिया है हमारा कितना, 16, ठीक है, और कितना अंक प्राप्त करता है, 75, यानी IQ कितना दिया है, 75, और हम लोग को क्या निकालना है, मेंटल एज निकालना है, यानी MA निकालना है, यानी मानसिक आयु। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये कटेगा 4 चौका 16 और ये कटेगा 25 चौका 100, और फिर ये कट जाएगा 25 दिया 75, और ये जो 4 डिवाइड में इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, MA इक्वल टू 3 इंटू ये वाला जो है, ये वाला इस साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 12। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष इसका हो जाएगा। ये हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, IQ इक्वल टू मेंटल एज बाई रियल एज इंटू 100। तो उससे हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
16 वर्ष जो है बच्चे का रियल एज है। उसने आईक्यू कितना है उसका 75। तो हम लोगों को क्या या मतलब निकालना है, मानसिक आयु निकालना है यानी मेंटल एज। हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, एम ए इंटू आर ए, ठीक है, बा इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला हो गया, आईक्यू बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ देखिए, फिर उसी पे एक क्वेश्चन आ गया, बुद्धि लब्धि प्राप्त करने का सही सूत्र क्या है। देखिए, बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सूत्र है मानसिक आयु बट्टा कालानुक्रमिक आयु, ठीक है, यानी मेंटल एज बाई रियल एज। ठीक है, इसको कालानुक्रमिक आयु को हम लोग वास्तविक आयु भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग का जब पहला ही ऑप्शन दिख गया कि ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी तीनों क्या है, रॉन्ग है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार पर मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया। ठीक है, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया। पहला ऑप्शन है बच्चों की रुचि को, दूसरा है बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को, तीसरा है बच्चों की शारीरिक क्षमता को, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ये दूसरा, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाया। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ये वाला। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये फिर एक क्वेश्चन आ गया है न्यूमेरिकल टाइप का। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धांक कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आई क्यू इजकल टू क्या होता है, मेंटल एज बाई रियल एज इंटू 100। अब देखिए हम लोग का दिया है रियल एज कितना है तो 100 है, मेंटल एज कितना है 12 है, और 100 रियल एज कितना है 10 है, मेंटल एज कितना है 12 है, और जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से, आईक्यू के फॉर्मूला पे ये पुट करते हैं तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, तो ये 12 में 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 120। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, 120। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं, आप इस कक्षा के एक छात्र का बुद्धि लब्धांक 180 से अधिक पाते हैं, तो इसका अर्थ है कि वह बालक कैसा है, मंद बुद्धि का है, औसत बुद्धि का है, अति श्रेष्ठ बुद्धि का है या फिर सामान्य बुद्धि का है। तो देखिए, अगर वो बच्चा 130 प्लस मतलब अंक पाता है बुद्धि लब्धांक में, तो वो बच्चा जो है अति श्रेष्ठ बुद्धि का होगा, यानी 130 प्लस जो है मतलब वो जो है अति श्रेष्ठ बुद्धि का होता है, यानी प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो।
अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ 24वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? पहला, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है। तो बुद्धि भी एक प्रकार एक का आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी, केवल बी और सी, या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो देखिए, बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। तो ये कथन भी सही है। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया है कि बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र का सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। ये भी कथन सही है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है। तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। तो ये भी जो है ऑप्शन सही है, यानी ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। तो ये तीनों कथन जो है सही है, ये तीनों कथन सही है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ये फोर्थ वाला। ठीक है, उपरोक्त सभी। अब आते हैं आगे की क्वेश्चन 25 नंबर। ठीक है, हाँ 25वां नंबर क्वेश्चन है, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है? पहला, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना। दूसरा है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना। फिर उसके बाद सी जो कथन है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना। ठीक है, तो देखिए, ये जो बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग जो शिक्षा जगत में हो रहा है, तो ये बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, ये सही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना, ये भी सही है। फिर उसके बाद जो है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना, ये भी सही है। तो मुझे लगता है ये तीनों कथन सही है। ठीक है, जब तीनों कथन सही है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, उपयुक्त सभी, यानी ये सभी जो है सही कथन है। अब हम लोग आते हैं 26वां क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? पहला ऑप्शन है परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना। तो ये तो करना चाहिए। ठीक है, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। ठीक है, बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना। शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो देखिए, एक शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद किस व्यवहार से बचना चाहिए? तो पहला है परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना। तो ये तो सही है, मतलब ये करना चाहिए। और दूसरा है परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। तो देखिए, कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बुद्धि परीक्षण का उपयोग कर
उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना, ये सही है। शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, तो ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सेकेंड